हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटी चल रही है, ठीक उसी प्रकार हम टॉपिक बाय टॉपिक पॉलिटी का टेस्ट चालू कर दिया है हमने। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए या फिर आरपीएफ एसआई की या फिर यूपी कांस्टेबल की बात की जाए, इनके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कंबाइंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये पॉलिटी का टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट है दोस्तों। इसमें प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया था। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से भारत में क्या स्टार्ट हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? 1909 के एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के माध्यम से भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करते हैं तो इस एक्ट के माध्यम से 1937 में भारत से बर्मा को अलग किया गया। कब अलग किया गया था? 1937 में। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के माध्यम से 1937 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। भारत से और कौन कौन से देश अलग हुए थे? 1907 में भारत से नेपाल अलग हुआ। कौन अलग हुआ था? नेपाल अलग हुआ था। 1919 में भारत से कौन अलग हुआ था? अफगानिस्तान अलग हुआ था। अफगानिस्तान अलग हुआ था। और 1937 में भारत से कौन अलग हुआ था? बर्मा अलग हुआ था, जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1947 में भारत से कौन अलग हुआ था? पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान और क्या है? बांग्लादेश अलग हुआ था। जबकि पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ था? 1971 में अलग हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो किस अधिनियम के माध्यम से बर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के माध्यम से। कब? 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत की विधान विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के द्वारा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में राज्यों में किसमें? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया किस एक्ट के माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके माध्यम से और क्या क्या प्रावधान किए गए थे? शक्तियों का बंटवारा किया गया था, शक्तियों का बंटवारा किया गया और 3 लिस्टें बनाई गई थी। एक केंद्र सूची थी, एक प्रांतीय सूची और तीसरी हमारी समवर्ती सूची थी। केंद्रीय सूची में 56 विषय थे। केंद्रीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे, 59 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। कितने विषय थे? 36 विषय थे। अपशिष्ट शक्तियां किसके पास चली गई थी? अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इस एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। बिल्कुल सही है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसलिए क्या ये महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता किस एक्ट के माध्यम से मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से मिली थी। किसके? 1947 के माध्यम से मिली थी। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है।
विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। किसके द्वारा हुई थी रियासतें समाप्त? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? यानी कौन सा ऐसा, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। पहला है देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए सबसे पहले जो लिखित संविधान की बात की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एक प्रस्ताव आया था 1940 में, जिसको हम क्या कहते हैं? अगस्ता प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और किसके समय आया था ये? लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव 1942 में आया था, और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया, और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, और इसकी सिफारिशों पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका काम देश के लिए संविधान का निर्माण करना था। तो देश के लिए लिखित संविधान। और दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। बिल्कुल सही है। तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार। ये भी सही है। और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना। ये भी सही है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा नहीं है? हमारा ए ऑप्शन क्या है हमारा? इसका सही हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। देश के लिए लिखित संविधान की बात क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं की गई थी। बाकी सब सही हैं। और हमारा क्या है? देश के लिए निम्नलिखित में से लिखित संविधान की बात क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दे दी गई थी? यानी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें अपशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो मैंने बताया था अपशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? अपशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं, तो इसमें वायसराय को आपातकाल स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। क्या अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था? ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण पर ध्यान दिया जा रहा था। अब 1861 तक आते आते विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया जाने लगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इस एक्ट के माध्यम से बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन वोट डालने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ था। जबकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके द्वारा भारतीयों को संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो भारतीय परिषद
अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया था और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसका मतलब यह है कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी। किस एक्ट के माध्यम से? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो इससे भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारतीय संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के माध्यम से कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में स्थापित किया गया था। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं कौन थे? मॉरिस गुएर। मॉरिस गुएर इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1937 में स्थापित किया गया था। और किस एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। और ये कब आता है? ये आता है 24 मार्च 1946 को भारत आता है। 1947 में भारत का क्या हो जाता है? भारत संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। और 1947 में ही क्या होता है? भारत का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? भारत का विभाजन होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 1937। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट लाया था? 1919 के एक्ट की अगर हम बात करें तो इससे क्या हुआ? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। किस एक्ट से? ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। एक सदन हमारा राज्य परिषद था। कौन सा था? राज्य परिषद था, स्टेट काउंसिल। इसमें कुल 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होकर आए थे। जबकि 26 सदस्य मनोनीत होकर आए थे। और ये जो राज्य परिषद था इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था, या क्या है? 5 साल था। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें कुल सदस्य 144 थे। इनमें से 104 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, जबकि 40 सदस्य मनोनीत होकर आए थे। और इसका कार्यकाल कितना था? इसका कार्यकाल 3 वर्ष था।
कितना? 3 बरस था। कितना था? 3 बरस था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? 1909 के अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1909 के एक्ट के माध्यम के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था आई थी। किस एक्ट के माध्यम से? 1935 के एक्ट के माध्यम से। और केंद्र में क्या आया था? केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हुई। केंद्र में क्या हुई थी? द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1935 का एक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी किस एक्ट के माध्यम से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कोलकाता में क्या स्थापित किया था? सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे। लॉर्ड इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी पहले क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे पहले? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। पिट्स का अधिनियम 1784, इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के कार्य थे, प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इनको क्या कर दिया गया था? इनको अलग कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया था। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था, इसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाज़त मिल गई थी। क्या मिल गई थी? इजाज़त मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के एक्ट के माध्यम से। और ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय लोगों की एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था? उसको भारत का क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे पहले? विलियम वेंटिक
भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन थे, विलियम वेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और इस एक्ट के माध्यम से ही, यानी 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेवाएं थीं उनमें भारतीयों को हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1858 के एक्ट की अगर हम बात करें तो भारत का शासन किसके पास चला गया था, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। किसके, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया था, उसको वायसराय बना दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से, 1858 के एक्ट के माध्यम से। और भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर्ड एक्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।